क्या हुआ था 40 साल पहले और प्रिया का इससे क्या लेना देना है? अनिल बहुत डरा हुआ था। उसे जानना था कि उसकी बेटी को क्यों अगवा किया उस राक्षस ने। इस कहानी की शुरुआत आज से 40 साल पहले हुई थी। चंदौर 40 साल पहले एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन उस एक आप बीती के बाद ये जगह गांव वालों के लिए श्राप बन गई। उन दिनों गांव में प्रधान का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा था। प्रधान पद के 2 दावेदार थे। एक थे सदाचार गुप्ता, अमीर और ताकतवर इंसान जो बहुत सालों से प्रधान का चुनाव निर्विरोध जीतते आए थे, और दूसरे थे एंथनी गोंसाल्विस, एक इंग्लिश के टीचर जो 1 साल पहले ही इस गांव में ट्रांसफर होकर आए थे। सदाचार गुप्ता गांव के बीचों बीच बड़ी सी हवेली में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था, जो अब कोस्टा विला के नाम से जानी जाती है। वह बहुत सालों से चंदौर गांव का प्रधान था। पुश्तैनी जायदाद के कारण उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो जो भी चाहे वो खरीद लेता, जिस वजह से आज तक वो कोई भी प्रधान का चुनाव नहीं हारा था। उसे अपने पैसे और इज्जत का इतना घमंड था कि किसी से भी हारना उसे गवारा नहीं था। पर उसकी 2 कमजोरियां भी थी। पहली, उसका गुस्सा। वो उसके गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, और उस बीच क्या कर बैठेगा वो उसे भी नहीं पता था। और दूसरी कमजोरी थी उसकी बेटी रिमी, जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। दूसरी तरफ एंथनी गोंसाल्विस, जो चंदौर के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से 2 मंजिला घर में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसे शांति पसंद थी, इसलिए वो शोर शराबे से दूर थोड़ा अलग रहता था। उसकी बीवी मारिया को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से एंथनी ने अकेले ही मारिया की देखभाल की। उसने दूसरी शादी तक नहीं की, यह सोचकर कि कहीं उसकी दूसरी बीवी मारिया को मां का प्यार न दे पाई तो। एंथनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी की छोटी से छोटी खुशी पूरी करने के लिए सारी ताकत लगा देता था। वो और मारिया हर साल क्रिसमस धूमधाम से मनाते थे, और हर साल एंथनी मारिया को अनोखे तोहफे लेकर देता था। पर इस क्रिसमस गांव का माहौल थोड़ा गर्म था, क्योंकि सरपंच के चुनाव भी उसी वक्त होने वाले थे। सदाचार गुप्ता मुर्दाबाद! सदाचार गुप्ता मुर्दाबाद! इन सारे नारों से सदाचार गुस्से से तिलमिला रहा था। पता करो कौन है इसके पीछे। इसके पीछे तो आप ही हो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मालिक, आपने जो भी वादे किए थे गांव वालों से, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। सदाचार ने इतने सालों में जितने भी वादे किए थे, उसमें से शायद ही कोई वादा पूरा किया हो। वो हर काम चालू करके आधे में ही छोड़ देता था, और आज ये हाल हो पड़ा था कि जो गांव वाले उसकी पूजा करते थे, आज उसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस बात को सदाचार हजम कर पाता, उससे पहले ही भीड़ एक दूसरा नारा लगाना चालू करती है। एंथनी गोंसाल्विस जिंदाबाद! एंथनी गोंसाल्विस जिंदाबाद! एंथनी के नाम के नारे सुनते ही सदाचार गुस्से से आग बबूला हो गया। वो कल का आया हुआ 2 कौड़ी का मास्टर मेरी बराबरी करेगा, मेरी। एंथनी एक अच्छा और काफी सुलझा हुआ इंसान था। वहां सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान वही था। गांव में जिसे भी कोई मदद की जरूरत पड़ती, वो निस्वार्थ उसकी मदद करता। इस वजह से गांव वालों में उसकी इज्जत काफी बढ़ गई थी। वह चाहते थे कि एंथनी प्रधान का चुनाव लड़े। एंथनी को प्रधान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर गांव वालों की जिद के कारण वो राजी हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार सदाचार की हार पक्की थी, लेकिन वो जीतने के लिए कुछ ऐसा करने वाला था जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो क्रिसमस की रात थी, तारीख 25 दिसंबर। चारों तरफ क्रिसमस की चकाचौंध थी, पर उस दिन भी एंथनी अपने घर पर चुनाव से जुड़ा हुआ काम कर रहा था। तभी दौड़ते हुए वहां पर मारिया आ जाती है। वो बहुत खुश थी और अपने क्रिसमस गिफ्ट को लेके काफी एक्साइटेड थी। उसे पता था कि इस बार भी पापा उसे कुछ बड़ी गिफ्ट देंगे। मैरी क्रिसमस पापा। एंथनी का कोई जवाब नहीं आता। वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे मारिया की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मारिया फिर से विश करती है, पापा मैरी क्रिसमस। फिर से एंथनी कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर मारिया गुस्सा हो जाती है। पापा। हाँ, क्या हुआ बेटा?
मैंने आपको कितनी बार विश किया पर आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ओह सॉरी बेटा, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। बाय द वे, मैरी क्रिसमस बेटा। मारिया ने उससे गिफ्ट के बारे में पूछा। तब एंथनी को एहसास हुआ कि वो इस बार गिफ्ट लाना ही भूल गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पापा ने गिफ्ट नहीं लाया, ये देखकर मारिया थोड़ी उदास हो गई। एंथनी ने मारिया को पहली बार इतना उदास देखा। पापा, आजकल आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? पापा आपसे कभी गुस्सा होते हैं क्या? पापा बस थोड़ी देर बिजी हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आप जैसे ही अपना होमवर्क खत्म करोगे, वैसे ही आपको आपका तोहफा मिल जाएगा, और उसके बाद हम केक भी खाएंगे। ये सुन मारिया बहुत खुश हो गई। एंथनी मारिया के लिए गिफ्ट लेने दुकान में पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ मारिया घर पर अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। एंथनी एक गहरी सोच में था कि तभी एक गांव वाला उसे आवाज लगाता है। अरे एंथनी भाई, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? तैयारी तो ठीक ठाक चल रही है, और मुझे ये चुनाव लड़ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों एंथनी भाई, ऐसा क्या हो गया? इस चुनाव के कारण मैं मारिया को वक्त नहीं दे पा रहा हूं। उसकी मां के गुजर जाने के बाद मैं ही उसका सब कुछ हूं, और अगर मैं प्रधान बन गया तो मुझे मारिया से ज्यादा ध्यान गांव पर देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। यह कहकर एंथनी वहां से गिफ्ट लेकर निकल जाता है। एंथनी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसके कदम रास्ते में ही रुक गए, और उसकी आंखें दहशत से भर गई। वो चीखते हुए घर की तरफ भागता है। मारिया, मारिया! वो घर के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन आग की लपटों ने वो रास्ता रोक रखा था। बिना पलक झपकाए वो दूसरी खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन वो खिड़की भी पूरी तरह जल के भस्म हो चुकी थी। घर में घुसने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बचाओ पापा, बचाओ मुझे! मारिया की चीखें सुनकर एंथनी का दिल और तिलमिला उठा। उसने आओ देखा न ताओ, और तुरंत अपने आप को आग में झोंकते हुए घर के अंदर घुस गया। आग पूरे घर में फैल गई थी। एंथनी ने मारिया को सारे घर में ढूंढा। मारिया, मारिया! पर मारिया का कोई अता पता नहीं था। तभी एंथनी का पैर जमीन पर फंसा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। एंथनी का पैर जिसमें फंसा था वो कुछ और नहीं बल्कि मारिया की बॉडी थी। मारिया की बॉडी देख एंथनी सुन पड़ गया। उसने तुरंत मारिया को हाथों में उठाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर राख हो चुका था, और एंथनी के हाथों में सिर्फ मारिया की राख थी। मारिया बेटा उठो, देखो पापा तोहफा लेकर आ गए हैं। मारिया उठो ना, मारिया! एंथनी सदाचार के बाजू में एक पुत की तरह बैठा हुआ था, और सदाचार लोगों को संबोधित कर रहा था। आज हमारे गांव में बहुत दुखी घटना हुई है। एंथनी भाई की प्यारी बेटी मारिया हमारे बीच नहीं रही। सदाचार का भाषण चल ही रहा था कि तभी एंथनी को दूर एक बच्ची खेलते हुए दिखी। उस बच्ची को देखकर एंथनी तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। मारिया बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। वो बच्ची डर से कांपने लगी। तभी उसके माँ बाप वहां आ गए और उसकी बच्ची को एंथनी से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर एंथनी उस बच्ची को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पागलपन को देखकर गांव वालों ने एंथनी को पकड़ लिया। एंथनी, ये मारिया नहीं कोई और है। पर एंथनी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये कोई और नहीं, मेरी मारिया ही है। मारिया बेटा इधर आओ बेटा। तभी अचानक एंथनी की नजर एक दूसरी बच्ची पर गई। वो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। ये लो बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए सॉरी। एंथनी को अपनी बेटी खोने का बहुत गहरा सदमा लगा था। उसे हर बच्ची में उसकी मारिया ही दिख रही थी। गांव वाले उसकी ये हरकत देखकर थोड़ा डर गए थे। ये ऐसे ही करता रहा तो एक दिन हमारे बच्चों को ही उठा ले जाएगा। इसे किसी मेंटल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। तभी सदाचार बीच में आ गया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फालतू में पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस पूरे गांव को परेशान करेगी। अब से एंथनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उस रात सदाचार और उनका परिवार अपने घर में सो रहा था कि तभी अचानक एक कर्कश चीख
सदाचार को गहरी नींद से जगा देती है। बचाओ बचाओ। वो चीख उसकी बेटी रिमी की थी। सदाचार भागते हुए जैसे ही रिमी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा एंथनी ने रिमी को अपनी गोद में उठा रखा था। मारिया, मारिया रो मत बेटा, पापा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ गए हैं। ये देखकर सदाचार आग बबूला हो गया। उसने पास रखा हुआ डंडा उठाया और खींचकर एंथनी के सिर पर दे मारा। रिमी एंथनी के हाथों से छूट गई, पर सदाचार रुका नहीं। वो गुस्से में एंथनी पर डंडे से वार करता रहा और आखिर में उसने एंथनी को जोर से लात मारी, जिससे एंथनी खिड़की से बाहर गिर गया। ये देखकर सदाचार थोड़ा डर गया। वो दौड़ते हुए खिड़की के पास पहुंचा तो देखा कि एंथनी खिड़की के बाहर लटका हुआ था। तभी सदाचार ने एंथनी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंथनी, अपना हाथ दो वरना तुम गिर जाओगे। पहले वादा करो तुम मुझसे कि मेरी बेटी वापस कर दोगे। ये सुनकर सदाचार आग बबूला हो गया। वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी रिमी है। तुम्हारी बेटी को तो मैंने कब का मार दिया। ना तुम ये चुनाव लड़ते और ना तुम्हारी बेटी मरती। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। और ये कहकर वो गुस्से में जोर से एंथनी के सर पर वार कर देता है, जिससे एंथनी की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सदाचार अपने आदमियों के साथ एंथनी के घर के सामने खड़ा था और उधर एंथनी सेंटा के वेश में मारिया के लिए गिफ्ट लेकर लौट रहा था। काम ठीक से हो गया ना? हाँ मालिक, मैंने शॉर्ट सर्किट का पूरा इंतजाम कर दिया है। लोगों को यह एक्सीडेंट ही लगेगा। अब देखता हूं कैसे बनता है तू प्रधान। ये कहते सदाचार ने मशाल जलाई और घर की छत पर फेंक दी। देखते ही देखते घर ने आग पकड़ ली। इस गांव का सिर्फ एक ही प्रधान है और आगे भी वही रहेगा। ये कहकर सदाचार जोर जोर से हंसने लगा कि तभी अंदर से एक चीख सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर सदाचार और उसके आदमी हैरान हो गए। मालिक, ये तो मारिया है। मुझे लगा वो दूसरे बच्चों के साथ चर्च गई होगी। हमें उसकी बेटी को बचाना चाहिए। सदाचार और उसके आदमी मारिया को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर तब तक आग पूरे घर में फैल गई थी। अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। वो दूसरा रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उनको दूर एंथनी आते हुए दिखता है। उसे देखकर सदाचार डर जाता है। जल्दी चलो यहां से, वरना हम पकड़े जाएंगे। एंथनी को आते देख सदाचार और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद भी एंथनी मारिया को खोज रहा है। फादर, ये एंथनी के साथ बहुत गलत हुआ और ये सदाचार गुप्ता तो काफी बुरा इंसान निकला। आपने क्यों बचाया इसे? सदाचार ने जो किया उसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। उससे उसकी पुश्तैनी जमीन जायदाद जिसका इतना घमंड था, वो सब छोड़कर दर दर भटकना पड़ रहा है। वो हर 6 महीने में अपना ठिकाना बदलता है, इस डर से कि कहीं एंथनी उस तक या उसके परिवार तक ना पहुंच जाए।